नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है, वो ये कि आखिर सीटों के बंटवारे पर बात क्यों नहीं बन रही। एनडीए के भीतर आखिर कहां पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से अब तक सीटों के बंटवारे की तस्वीर सामने नहीं आई। वही तस्वीर महागठबंधन के भीतर भी है। अब इतना ही नहीं, एक और सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, वो ये कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, चुनाव कितने फेज में होगा। तो ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम लोग बात करेंगे बिहार की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले 3 दशकों से बतौर पत्रकार बिहार की हर राजनीतिक हलचल को महसूस करने वाले, देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी से। पांडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अटकल ये लगाई जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि जिसे हम लोग प्लेयर मान रहे हैं, जिसे लोगों को लग रहा है कि उसे सीटें मिलेंगी, उसे कम सीटें देने की तैयारी है या बहुत कम पर उसे सिमटने की तैयारी है। ये भी सवाल उठ रहा है भीतर खाने कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सीट पर एक ही गठबंधन के भीतर 3 दावेदारों के बीच पेच फंस रहा है। चुनाव में देखिए बिहार का एक संदर्भ अलग है कि जाति बल, बाहुबल और धन बल। ये चुनाव में ये 3 बल वाले लोग हैं, ये ज्यादा प्रबल दावेदार होते हैं। तो अभी दोनों पार्टियों में मैं मानता हूं कि औपचारिक रूप से महागठबंधन की तो 2-3 बैठकें हुई तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर पर कि भाई हम लोगों को मिलजुल कर लड़ना है। और अभी सीट की दावेदारी जो अलग अलग, चाहे वो कभी माले ने दावेदारी कर दिया था तो कांग्रेस को इसको बुरा लगा, कांग्रेस ने कहा कि भाई अलग से दावेदारी कर रहे हैं। अब माले ने, कांग्रेस ने अलग शुरू कर दी। कांग्रेस की पूरी दावेदारी का तात्पर्य है कि पिछले चुनाव में 70 सीट कांग्रेस लड़ी थी और 19 सीट पर उसे कामयाबी मिली थी। उस समय महागठबंधन को, खासकर राजद को समझ में आया कि कांग्रेस को यदि जो हमने सीटें दी वो बर्बाद की, उसको 50 से कम सीट दिए होते और खुद ही यदि लड़ते तो हमारा जो जीतने का स्कोप ज्यादा बढ़ता, हमारी सरकार बन गई थी। तब 5-7 वोट का अंतर ही था, सीटें कम मिली, इसलिए महागठबंधन को पिछली बार कामयाबी नहीं मिली। तो कुल मिलाजुला कर इस चुनाव में लबोलबाब ये है कि कांग्रेस की सीटें जो 70 सीट लड़ी थी, इस बार के चुनाव में उसको 70 नहीं है। भरोसे की जानकारी है कि लालू प्रसाद तो 30-35 सीट देने की हिमायती थी, लेकिन कांग्रेस हर हाल में 55 से 60 सीट से कम पर समझौता नहीं करेगी। अब ये सीट पर समझौता नहीं करेगी, अभी सीट का बंटवारा तय नहीं हुआ है, तो कांग्रेस ने एक अलग अपनी स्ट्रेटजी बना ली, जिसको मैं मानता हूं कि ये सीट को लेकर ही दबाव है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में चुनाव के पहले घोषणा नहीं करना चाहती है। वो हमेशा कह रही है कि ये जनता फैसला करेगी और हम लोग जब बहुमत आ जाएगा तब चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय करेंगे। और लगे हाथ कांग्रेस ने इस बार, आपको याद होगा कि 17 अगस्त से 15 दिन राहुल गांधी बिहार प्रवास में रहे। उन्होंने, ये पहला अवसर था कि कोई कांग्रेस आला कमान बिहार में इतना दिन प्रवास में रहा। दौरा तो होते थे, और राहुल गांधी 15 दिन रहे और कोई 23-24 जिलों में उन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्रा की। और सचमुच मैं मानता हूं कांग्रेस ये अपनी खोई जमीन की तलाश के लिए करे। बिहार में एक परसेप्शन बना है, यूपी में एक परसेप्शन, कांग्रेस के पास अपनी जमीन कहाँ बची है, यहाँ तो खेवनहार है राजनीति। तो पांडे साहब, मैं सॉरी आपको बीच में रोकना चाहूंगा। तो क्या 24 तारीख को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वहां पे बिहार की जमीन पर हो रही है, इसी तरह का संदेश देने की कोशिश होगी वहां से, या उसमें भी कुछ निकलेगा? नहीं, बहुत सही कहा आपने। देखिए, एक तो बिहार में पहली बार कांग्रेस की ऑल इंडिया कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। कभी बिहार में बैठक नहीं हुई थी। 1962 में जब संयुक्त बिहार था तो रामगढ़ में आईसीसी हुआ था, लेकिन कभी सीडब्ल्यूसी कभी बिहार में नहीं हुई थी। तो 24 सितंबर को ये बैठक सदाकत आश्रम में बैठक होगी। तो ये बिहार के चुनाव को ही फोकस करके कि बिहार में चुनाव है और कार्यकर्ताओं को संदेश बनाना है। एक बात सही है कि 15 दिनों की राहुल की बिहार यात्रा में, जिसमें उन्होंने अगुवाई की, था ही वो कांग्रेस का कार्यक्रम। ये वोटर अधिकार यात्रा वर्चुअली ये कांग्रेस और राहुल का ही कार्यक्रम था, जिसमें तेजस्वी सहभागी हुआ। स्वाभाविक है ना, एक मंच पर जहां राहुल होंगे, तेजस्वी होंगे, तो अगुआ और नेता तो राहुल ही होंगे।
यहाँ एक बात उसके बाद हो रही है कि भाई कांग्रेस जो है वो तो पीछे छोड़ दी राजद को, राजद झटका खा गया, इसमें तो कांग्रेस ने बाजी मार ली। इस तरह की भी चर्चा राजनीतिक गलियारे में होती है। लेकिन 24 सितंबर को जो सीडब्ल्यूसी हो रहा है, इसी पृष्ठभूमि में हो रहा है कि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में जो चुनाव है, जो इस साल का ये दूसरा चुनाव है, आपको याद होगा दिल्ली में चुनाव में कांग्रेस अकेले अपने बूते सभी सीट पर लड़ेगी। तब से ये सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस क्या महागठबंधन से अलग सभी राज्यों में अलग चुनाव लड़ेगी। ये बात बिहार के तारिक अनवर जो सांसद हैं कटिहार से, बात उन्होंने उठाई थी, चिट्ठी लिखी थी कि कांग्रेस पहले तय करेगी क्या अब वो गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेले लड़ेगी। लगे हाथ तुरंत ही कांग्रेस की ओर से कहा गया कि नहीं नहीं, बिहार में का महागठबंधन पहले से है और हम महागठबंधन के हिस्सा हैं। अब ये जो बात अभी हो रही है, कांग्रेस का जो रुख रवैया है, ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की अलग राह होगी। साफ तौर पर मानता हूं कभी अलग राह नहीं हो, उसको राजद के साथ ही रहना है। अब विथ ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, इसलिए कि यहाँ जो जमीन है, सच पूछिए बिहार में लालू प्रसाद पिछले 3 दशक से सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर है, राजनीति की आज धुरी वही है। उन्हीं के इर्द गिर्द, चाहे वो लालू विरोध की राजनीति हो, आप जंगल राज के खिलाफ बात करें, मतलब एक धुरी लालू प्रसाद है, कांग्रेस उसमें सहभागी है। और एक विचित्र स्थिति हो गई है कि दो राष्ट्रीय पार्टी, अब बीजेपी के लिए जहां मुखौटा आप कहेंगे या चेहरा है यहाँ नीतीश कुमार, और कांग्रेस के लिए यहाँ है राजद लालू प्रसाद थे, अब तेजस्वी यादव है। तो कुल मिलाकर सीट की बात दावेदारी की अभी हो रही है, कहीं कोई पेच नहीं फंसा है, सब दल को पता है कि उसको कितनी सीट लड़नी है। अब वो आगे की चर्चा आप करेंगे तो मैं ये बताने में भी कहीं जो बिल्कुल नियरर होगा कि इतनी ही सीट उसको मिलनी जा रही है। लेकिन अभी सीट की दावेदारी का है, इसमें पेच तो तब न फंसता है कि कई सीटिंग हुई और उसको किसी को 5 सीट मिल रहा और कहा कि नहीं हम 12 से कम में नहीं लड़ेंगे। ये तो पिछले चुनाव में हुआ था, जब मुकेश सहनी ने अंतिम क्षण में राजद से नाता तोड़कर आ मिले थे एनडीए के साथ, और बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। लेकिन इस बार कोई दल से बाहर, देखिए चिराग भी जो कुछ बोल रहे हैं, तो क्या सड़क पर आएंगे, वो केंद्र की सरकार से अपने को अलग करेंगे, ऐसा होना नहीं है। मांझी सीट की दावेदारी कर रहे हैं तो अपनी पार्टी की दुकानदारी कर रहे हैं, क्या वहां केंद्रीय मंत्री पद से छोड़ के एनडीए से अलग होंगे। सबका अपना एक कुछ एक कंडीशन है, ये भाजपा को भी पता है। ये सारे लोग अभी लेकिन अपनी दुकान लेकिन के लिए एक कर चीज रहे हैं। और हम सर, ये एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या कांग्रेस का संगठन बिहार में इतना ज्यादा मजबूत है या इतना मजबूत है कि वो आरजेडी को अपनी शर्तों के लिए तैयार कर सके कि हमको 70 सीट दीजिए ही? नहीं, संगठन नहीं मजबूत है। संगठन तो देखिए कि आज की तारीख में कांग्रेस अब लड़ते ही कितनी सीट है। आप 70 सीट यदि लड़े थे पिछली बार, आज सीटें हैं 243, तो सब जगह तो आप कांग्रेस का वो झंडा, तिरंगा और कार्यकर्ता कहाँ सक्रिय होंगे। कार्यकर्ता के लेवल पर वो इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं होता, नेता भले मिल जाते हैं। एक महागठबंधन में जैसे जदयू और बीजेपी साथ है, देखिए विडंबना क्या है। आज बिहार में 78,000 बूथ हैं, जो अब 92-98,000 हो गया है। और अभी एसआईआर हो रहा था, कोई पार्टी नहीं है जिसको सब बूथ पर, बूथ लेवल उसके एजेंट जो पार्टी के होते हैं। यही कारण है कि एसआईआर में राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य रही। चुनाव आयोग ने जो कहा कि भाई इतने 22 लाख मृत मतदाता हैं, 35 लाख बाहर चले गए हैं, 7 लाख ऐसे मतदाता हैं, दो चीज में राजनीतिक दलों ने, एसआईआर की सियासत भले होती रही, लेकिन चुनाव आयोग में जो बीएलओ है उसकी, बीएलए की कहीं कोई भूमिका नहीं रही। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो एक स्थिति आप पड़ी है कांग्रेस के पास, तो कार्यकर्ता ही सक्रिय नहीं है, तो अपने पैर पर वो इस सीट की सौदेबाजी हो रही है, इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। अपना संगठन उतनी ताकत कहाँ, ये तो कोई जमीन की वापस के लिए, उसमें जान फूकने के लिए राहुल ने अपनी इस ताकत लगाई है। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है, कहा जा रहा है कि एनडीए को अभी भी मुकेश सहनी का इंतजार है भीतर खाने, और देखिए इसी वजह से वहां सीटों पर जो डील है वो सील नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं, अब मैं ऐसा मानता नहीं हूँ है क्या वहां पर? देखिए कोई इंतजार नहीं है। मुकेश सहनी एक इस तरह की शख्सियत है जो कहीं टहल सकते हैं। आपको याद होगा पिछली बार कैसे टहले थे, और वहां उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ डिप्टी सीएम बनेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि यदि सहनी समाज को अनुसूचित जाति में दर्जा दे दे, आज खाली भरोसा दिला दे एनडीए, तो हम बात करने को तैयार हैं, हम साथ भी जा सकते हैं। तो मुकेश सहनी के लिए एनडीए में कोई इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ, चुनाव के पहले यदि सहनी इस पाले में आ जाते हैं तो सीटें तो उतनी नहीं मिलेगी जितना वो महागठबंधन में अभी दावा कर रहे हैं। यहाँ वहाँ डिप्टी सीएम का खुद कोई घोषणा करे नहीं, खुद कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम
के उम्मीदवार बनेंगे और तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम तो सीएम ही बनेंगे। भले कांग्रेस परहेज कर रही है, लेकिन खुद तो डिक्लेयर कर दिया है तेजस्वी ने। सहनी पाला बदल सकते हैं इर्द-गिर्द, ये बात उनके नजदीक, इसलिए उनकी जो राजनीतिक विश्वसनीयता इसी कदर है कि वो तो अच्छे सौदेबाज हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं अभी। लेकिन कोई इंतजार नहीं हो रहा। वो आएंगे तो यहाँ फिर बीजेपी अपने कोटे से जो मान लिया 101 सीट लड़े, 102 सीट लड़े, उसी में उसको एकोमोडेट करना है चिराग पासवान को, और उधर मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा को यदि 102 103 सीट लड़ती है तो उसमें उनको एकोमोडेट करना होगा। तो कुल मिला-जुला कर जो ये 40, 43, 42 सीट जो बचती है ना, इसी में एनडीए में लोगों को सीटें मिलनी है। तो स्कोप कहाँ रहेगा? हाँ, स्ट्राइक रेट जिसको आप कहते हैं, यदि वहाँ तो पिछली बार 11 लड़े थे सहनी तो 4 सीट जीते थे। तो वहाँ यदि 11 लड़ेंगे तो संभव हो कि 4 की जगह तो 4 भी लड़े तो कोई विधायक उनके साथ नहीं आ जाए, सब आ गया बीजेपी में। तो सहनी को लेकर के कोई एनडीए में सीट बंटवारा रुका है ऐसी बात नहीं। अभी अमित शाह आए थे, वो तो एक अनौपचारिक चर्चा थी जिसमें खुद मुख्यमंत्री गए अमित शाह से मिलने। तो उसमें अभी आधे घंटे की भेंट, कोई सीट बंटवारे पर क्या, ये देखिए सब कुछ दिल्ली में होना है। एक मोटा-मोटी दोनों पार्टी के नेताओं की जो कोर कमेटी है वो वर्कआउट जरूर कर रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी इंडिया में कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है। और वो बैठक दिल्ली में ही होगी, वो पटना में फरियाना नहीं है। महागठबंधन की बैठक सब पटना में होगी, इसीलिए कि हाँ, महागठबंधन की अगुवाई राजद करता है, भले ही वो क्षेत्रीय पार्टी हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ तय होगा पटना में महागठबंधन का। किसको कितनी सीट मिलेगी, ये तेजस्वी के घर की बैठक में होगी। लेकिन एनडीए की जो बैठक होगी वो दिल्ली में होगी, वहीं तय होगी कि कौन सा कहीं पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। अच्छा, एक चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि चिराग पासवान 5 सीटों को लेकर के जो एनडीए के भीतर जो जहां पर भीतर खाली जो बातचीत में पेच फंस रहा है, वो 5 सीटें हैं। एक है गोविंदगंज, जहां से वो अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लड़ाना चाह रहे हैं। बरहमपुर सीट है, ये हुलास पांडे को लड़ाना चाह रहे हैं। अतरी सीट है, वो अरविंद सिंह को लड़ाना चाह रहे हैं। महुआ है, जिसपे संजय सिंह को उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। और 5वीं सीट है सिमरी बख्तियारपुर। तो कहा जा रहा है ये 5 सीटों पे जो है ये एनडीए के भीतर दावेदारी फंस रही है। स्वाभाविक है, देखिए दावेदारी तो स्वाभाविक है। अभी कई सीटें ऐसी हैं जिसमें अदला बदली भी होगी। अब तो एक नई परिपाटी न हो गई है कि सहयोगी दल में कैंडिडेट भी दे दिया जाता है कि लीजिए सीट आपकी है और कैंडिडेट हमारे रहेंगे। यही तो कारण है कि जो पाला बदल होता है वो आसान होता है। जिसकी निष्ठा जिस पार्टी से पुरानी होती है वे फिर उस पार्टी में लौट आता है। जो जिन 5 सीटों की आपने चर्चा की, निश्चित रूप से ये दावेदारी चिराग की ओर से है भरपूर की। उनके 5 सांसद हैं तो स्वाभाविक रूप से 30 सीटों की दावेदारी बनती है। और यही 30 सीट का पेच था पिछली बार जो नीतीश कुमार से समझौता नहीं हुआ और चिराग फिर अकेले लड़े और नीतीश कुमार को ही टारगेट बनाया कि सत्ता से इनको बाहर, वो हनुमान बने रहे भाजपा के। और एक जनता में परसेप्शन बना कि भाजपा की सह पर कुछ हद तक प्रॉक्सिमिटी भी थी। मैं बहुत नजदीक से देखा था कि कई ऐसे नेता बीजेपी के थे जो उनके दल में टिकट न मिले तो बीजेपी के नेताओं ने ही संपर्क साधा और सहनी से कहा कि इनको टिकट वो अलग है कि देखिए बिहार में ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो महागठबंधन में 2-3 ऐसे दल हैं जो सीट लेते हैं, इसके बाद कैंडिडेट खोजते हैं और वहां दुकानदारी होती है, अच्छी धंधेबाजी होती है टिकट बंटवारे में। तो चर्चा तो ये है जो आपने देखा अभी प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर ही आरोप लगा दिया है कि भाई उनकी बेटी चुनाव लड़ी तो टिकट खरीदे गए। तो बिहार में ये 2-3 दल ये टिकट बेचने वाला दल के रूप में उसकी पहचान है। अब तो सिर्फ मैं मानता हूँ कि सिर्फ जदयू एक ऐसी पार्टी है नीतीश कुमार की जहाँ टिकट बिकता नहीं है और कैंडिडेट को कोई वो परेशानी नहीं होती है कि कहीं, लेकिन बाकी कोई दल अछूता नहीं है। बीजेपी में टिकट बिकता नहीं है, लेकिन कुछ नेता लोग अपनी नेतागिरी करते हैं और उसमें दिल्ली से पटना तक ऐसे लोगों से पैसे भी लिए जाते हैं, ये चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें कितनी हो सकती है? देखिए वो तो 30 सीट तो उनकी स्वाभाविक दावेदारी है। 6 एमपी है तो आप एमपी के हिसाब से एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में 6 सीटें होती हैं, तो 30 तो उनकी स्वाभाविक दावेदारी है। अब जो 5 की बात आपकी, जो 5 उनको ऐच्छिक सीट जो मनचाही सीट मांगेंगे तो संभव है कि 5 सीट दूसरी छोड़नी भी सकती है। लेकिन 25 सीट से कम पर मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी
समझौता करेंगे और तेजस्वी को 25 से कम सीट मिलेगी। हालांकि ये चर्चा भी हो रही है कि तेजस्वी को 20 सीटें मिलेगी। अभी बीजेपी पर सब कुछ, चिराग मैंने को आपसे देखा, कहा, चिराग कहना हाँ है। चिराग को, तो चिराग को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है बीजेपी को। वो जो 20 सीटें मिलेंगी वो बीजेपी के अपने कोटे से, उन्हें जो 5 सीट अतिरिक्त चाहिए तो वो बीजेपी को ये करना है। इसलिए 25 से कम सीट पर मुझे फिलहाल लगता है कि चिराग नहीं मानेंगे, और 20 सीट तो मिलने का अभी आसार, जो सीटों के बंटवारे का जो अभी गणित फॉर्मूला सामने आया है उसमें यही लग रहा है कि कम से कम 20 तो मिलना ही तय। लेकिन जीतन राम मांझी की ओर देखा जाए तो कह रहे हैं 20 सीटें चाहिए और 20 नहीं मिली तो 100 पे लड़ेंगे। इसका क्या मायने है? क्या वो बस इस तरह कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, बस वही जो मैंने आपसे कहा, अभी सीटों की दावेदारी पार्टी की दुकानदारी को लेकर हो गई। अभी बाप बेटा दोनों, एक बिहार में मंत्री हैं, एक केंद्र में मंत्री हैं, 4 उनके अभी एमएलए हैं, उसमें समधिन है। अब कुल मिला जुला कर को जो कुछ कह रहे हैं, फिर वही पार्टी को तो कहते हैं कि भाई देखिए हम तो अभी निबंधित पार्टी हैं, यदि हमको मान्यता मिलनी है तो कम से कम 8 सीट पर हमको विजयी होना चाहिए। तो 4 सीट है तो 4 से 8 सीट से अधिक उनको मिलना नहीं, और 20 मांगे, 40 मांगे और 100 सीट पर अकेले लड़ेंगे तो फिर पहले तो उन्हें एनडीए से अलग राह तलाशनी होगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा होना नहीं है। तो कुल मिला जुला कर जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि अभी सीट के बंटवारे को लेकर कोई पेच नहीं है, अभी दावेदारी की दुकान चल रही है, और सब पार्टी अपनी अपनी दुकान, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, हर नेता के पीछे कुछ टिकट दावेदार, उसका होटल का खर्चा, हवाई जहाज का खर्चा, कुछ दान दक्षिणा, ये भीड़ जुटाई नेताओं के पीछे जयकार करने वाले लोग आखिर कौन लोग होते हैं कि भाई चुनाव आया है तो हमको टिकट दिलवा देंगे। तो अभी बस इससे मांझी जी की भी पार्टी अछूती नहीं है। मांझी जी भले 100 सीट दावा करें, 40 सीट दावा करें, लेकिन मुझे लगता है कि 8 सीट से अधिक उनके खाते में शायद मिले तो एक उनसे लौटती ही होगी, 4 की जगह 8 हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं, दावेदारी की दुकान चल रही है। मैं आपके अनुभव के आधार पे आपसे जानना चाह रहा हूं कि महागठबंधन में और एनडीए में, दोनों में फाइनल ब्रेकअप आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए 243 सीट में पहले एनडीए की बात मैं कर दूं। अब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। वो 18 सीट के लिए लड़ी थी और जदयू 17 सीट के लिए। एक प्रोग्राम था टीवी का, उसमें अमित शाह जी ने बड़े दम भरे स्वर में कहा था कि देखिए इस बार तो मैं बड़े भाई की भूमिका में हूँ। हर बार आप लोग कहा करते थे कि भाई बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और आप छोटे भाई की भूमिका में, ये बड़े दम भरे आवाज में। तो वो जो दम था, हालांकि लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए, दोनों को बराबर सीटें आई, 12-12 सीटें आई। तो इस बार के चुनाव में जो अभी है कि कोई 102 लड़ेंगे, कोई 103 लड़ेंगे। मतलब अभी तक जो मीडिया का आकलन है कि एक सीट कहीं ना कहीं जदयू अधिक लड़ेगा। लेकिन देखिए चेहरा नीतीश कुमार आज भी हैं, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री अभी फिलहाल वही बनेंगे, ये तो कोई इस बार अनाउंस नहीं किया है, लेकिन उनकी राह में कोई कठिन नहीं है। बिहार की जो सामाजिक बनावट है, जो राजनीतिक की स्थिति है, तो 101 और 102 के हिसाब से अभी चलिए, यदि 100 सीट भी रहते हैं, एक +-1, तो 43 सीट में सहयोगी दलों के बीच बंटवारा है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा को मैक्सिमम, अभी एक कोई एमएलए नहीं है, उनको राजनीतिक पुनर्वास के ही अनुकंपा पर एक काउंसिल की सीट देनी थी। राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई तो उनको राज्यसभा का मेंबर बीजेपी ने बना दिया है। तो 6 सीट से अधिक कुशवाहा के लीडर इमेज है उनका, और उसी की काट में सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। चंद महीनों में उनकी जितनी तरक्की हुई, तो उपेंद्र कुशवाहा को मैक्सिमम 6 सीटें मिलेंगी। तो एनडीए में जो सीट का बंटवारा का यही फॉर्मूला फिलहाल मुझे दिख रहा है, और इसी के इर्द गिर्द कोई कहते तो ये हैं कि आज बीजेपी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी, 80 विधायक उसके हैं, और जदयू के पास 44 है। तो 44 वाला 80 और 80 वाला 80 रहेगा क्या? तो कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार को एक केंद्र में बड़ी भूमिका हो गई है कि आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहमियत तो है ही, भले अहमियत का वो लाभ नहीं मिलता दिखता है जो चाहे योजना का लाभ वहां, लेकिन पद कहाँ मिला। पिछले जब 19 के भी चुनाव में जब एनडीए को वहां भाजपा अकेले बहुमत में थी, तभी उसी आधार पर अपने सहयोगियों को एकोमोडेट की थी। इस चुनाव में भी हर सहयोगी दल को 1 सीट, मैक्सिमम 2 सीट, बीजेपी जदयू को कहाँ मिला 2 मंत्री का पद। तो इसलिए सीट के बंटवारे को लेकर इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि कोई पेच न एनडीए में है और न कोई पेच यहाँ है। वो तय करना है। हाँ, इस बात सही है कि कांग्रेस और राजद को, जो राजद 144 सीट का रखा, अब इस बार उसको 135 सीट
मैक्सिमम मुझे लगता है 10 सीट उसे भी, और कम से कम 10 सीट, मतलब मैंने जो अभी 70 सीट कांग्रेस लड़ी तो 60 तो अभी है कि 10 सीट के उसे भी इस बार कुर्बानी देनी कहिए या अपने सहयोग को एक्कोमोडेट करने के लिए करना। तो महागठबंधन में 135 सीट, राजद कांग्रेस 55 से 60, और इसी तरह से फिर जो और पार्टियां हैं वाम दल 35, उसमें एक दो सीटें माले की बढ़ जाएगी, एक आध सीट सीपीआई की बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर वहां है। फिर पारस की पार्टी में पारस के लड़का लड़ेंगे वहां से अलौली से, जहां वो 7 बार विधायक रहेंगे, और एक प्रिंस जो सांसद थे रामचंद्र पासवान के सुपुत्र रामविलास पासवान के भतीजे, वो इस बार असेंबली चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो 2 सीट मैक्सिमम वहां मिलेगी, ये मुझे लग रहा है। आपको एक आध सीट कहीं सामाजिक समीकरण में, सूरज भान भी इधर ही हैं, अब उनकी पत्नी लड़े कि कोई लड़े, चाहे लखीसराय से लड़े, तो वो एक सीट का एकोमोडेशन हो जाए, तो वहां भी झंझट नहीं है, पेच नहीं है। बस ये है कि औपचारिक जब बैठक होगी, यही पिक्चर इमर्ज किया है। और अभी जितनी पार्टियां सीटों की दावेदारी कर रही हैं, बस सिर्फ पार्टी की दुकानदारी हो रही है। आखिर में एक सवाल बस और आपसे जानना चाहेंगे कि उधर चुनाव की तारीख कब ऐलान होगी, इसको लेके क्या सुगबुगाहट है? नहीं, देखिए तय है, ये 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, तो 1 अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर को ऐसे बंद रहता है। मुझे लगता है कि 3, 4, 5, अब ये 4 या 5 को चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता कार्यक्रम की घोषणा होगी और आचार संहिता लागू हुई। इस बार वो एक है कि चुनाव क्या 2 चरणों में होंगे या 3 चरणों में होंगे। एक तरफ तो मांग हो रही है कि सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है, तो एक चरण में चुनाव क्यों नहीं कराया जा सकता है। लेकिन पिछली बार 3 चरणों में हुए थे, इस बार 2 चरण में होगा या फिर 3 चरण में होगा, बस यही की स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है 4 या 5 तारीख को चुनाव तारीख की घोषणा होगी। आचार संहिता लागू हुई, 22 नवंबर के पहले 18वीं विधानसभा का चुनाव हो जाना है, तो ये होगा ही होगा। अब उसमें सारे पार्टियां जो अभी नीतीश कुमार 9 बार सीएम बने और फिर 10वीं बार के लिए क्या कुछ उन्होंने कोई कसर, 1.5 दर्जन से अधिक मैं बताऊं पीआई जी की उन्होंने अभी, नीतीश कुमार का ये वर्किंग कभी नहीं था। इस चुनाव में पहली बार है कि जो फ्री बीज की बात होती है ना, तो शायद कोई तबका नहीं बचा है जिसको साधने के लिए हर रोज कोई बड़ी घोषणा, कोई 50,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की न सिर्फ वो घोषणा की है, सबको अमल में ला दी है। 125 यूनिट फ्री बिजली जुलाई से मिल रही है, कोई अगस्त से मिले, पत्रकार से लेकर किसान तक, छात्र से युवा तक, कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए साधने के लिए उन्हें सबको, किसी का मानदेय बढ़ाया, किसी की पेंशन राशि बढ़ाई, तो पूर्व तो कर ही रहे हैं। आज आप देखिए 26 तारीख को 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव के पहले रोजगार के नाम पर अभी बांटने जाने, और कहा गया है कि चुनाव के बाद ये 2,70,00,000 परिवार है जिसमें हर परिवार से एक महिला को देना। शुरुआत कर रहे हैं वो, पहले तो योजना बनी थी कि 50 लाख महिला को देंगे। जो जीविका दीदिया समूह है, 1,10,00,000 जीविका दीदी सदस्य हैं, तो अभी 75 लाख महिलाओं को जो ये 10-10 हजार रुपये जाएंगे, शायद इसका कोई हिसाब किताब नहीं। चुनाव के पहले ही तोहफा कहिए, गिफ्ट कहिए, दिवाली या दशहरा का चुनाव के नाम पर, और जब सरकार बनेगी तो फिर 2 लाख रुपए और उनको रोजगार के लिए उनसे फिर पूछा जाएगा कि आप कौन सा रोजगार करेंगे। तो ये महिला सशक्तिकरण और महिला केंद्रित योजनाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने, जो महिला बिहार में एक वोट बैंक बन गया है, और उस वोट बैंक के सीएमडी खुद नीतीश कुमार बन चुके हैं, इसलिए कि महिला केंद्रित इतनी सारी योजनाएं उन्होंने की जिसका लाभ पिछले 2-3 चुनाव में उनको मिलता जा रहा है। एक महिला, दूसरा फिर अति पिछड़ा, और दलितों को जो रामविलास पासवान थे तो 2 समूह में बांट दिया, दलित और महादलित। दलित में सिर्फ पासवान बचे थे, बाकी 22 जातियां हैं अनुसूचित जाति की, उसमें 21 जाति को उन्होंने महादलित में पहले कर दिया, तो महादलित को भी साध रहे हैं। अभी आज ही अब देख लीजिए, कल उन्होंने विकास मित्र के नाम पर सबको, किसी को मोबाइल देंगे और सबको राशि बढ़ाई है कल ही। तो कोई दिन ऐसा नहीं। अब देखिए शिक्षकों की भी बारी है, शिक्षकों को कुछ करने जा रहे हैं। आज ही शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि भैया हम चुनाव के पहले अभी लेने जा रहे हैं स्टेट, माने हाई स्कूल में जो टीचर बहाल होंगे उसके लिए पात्रता परीक्षा, और उसके बाद 26-27 हजार, फिर ये चौथे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। अब लगभग 2,33,000 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं बीपीएससी द्वारा। तो अब और ये दावा है कि भाई हम चुनाव के पहले 50 लाख नौकरी और रोजगार दिए हैं, और चुनाव के बाद 5 साल के लिए 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा युवाओं को साधने के लिए। तो छात्र हो, युवा हो, शिक्षक हो, किसान हो, सभी वर्ग को साधने के लिए नीतीश कुमार बैठे नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष भी, हाँ, एक मुद्दा जो अभी चर्चा जरूर करनी चाहिए वो हो गया है जन स्वराज का।
जन स्वराज ने एक तो अकेली वो पार्टी है जो सभी 243 सीट के लड़ने जा रही है, अपने बूते लड़ेगी। कुछ एजेंडा दिया है, वो एजेंडा साफ तौर पर है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी एक मजाक बनी है। तो उनका है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे शराबबंदी को समाप्त करेंगे, उससे जो आमदनी खजाने में होगी उससे हम शिक्षा में सुधार करेंगे। और कई लोक लुभावन योजनाएं की है कि भाई 10,000 15 बिहार तो मजदूर हब, यहाँ से 50 लाख से अधिक लोग का पलायन होता है रोजी रोटी के लिए। कहा कि अब ऐसे लोग जो 10-15 हजार के लिए नौकरी करने बाहर जाते हैं, उनके लिए बिहार में सुलभ कराएंगे। एक बड़ा मुद्दा जो कल उन्होंने एनडीए के 4 नेताओं के भ्रष्टाचार पर जो हमला बोला है, शायद इससे बोलती बंद कर दी है सत्तारूढ़ एनडीए को। उसमें अशोक चौधरी जो अभी ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से इस पाले में आए, उनको तो वो सर्वदलीय नेता और भ्रष्टम मंत्री कहते हैं। 200 करोड़ की संपत्ति उन्होंने 2 साल में अर्जित की है। ये साक्ष्य दस्तावेज दिए है, कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं है। और इसमें तो मुझे हैरानी होगी आपको कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता प्रदेश के नीरज कुमार जो मुखर वक्ता नेता भी हैं, उन्होंने अशोक चौधरी को कहा कि अब सफाई दीजिए। नीतीश कुमार का तो ईएसपी रहा है कॉपरेशन, वो करप्शन से वो कभी समझौता नहीं कि यही आधार था जिसके कारण तेजस्वी से उन्होंने नाता तोड़ा था। आप सफाई मतलब आज 2 खेमे में गुटबाजी हो गई है। वो अब आज की तारीख में 3 चौधरी ब्रदर्स, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय चौधरी और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के गिरद दिखते हैं। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनके डिग्री और उम्र पर सवाल उठा दिया है। और उनका भी जो हिस्ट्री रही है कि कैसे हत्यारोपी थे, क्या कुछ, कुल मिला जुला कर एक तरह से कहिए कि एनडीए पर जिस ढंग का चुनाव के पहले हमला किया है। और प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि यदि वो सत्ता में आए तो 100 राजनेता और नौकरशाहों को जेल भेजवाएंगे, जो भ्रष्ट हैं सबको हम सूची तैयार किए हैं और बोरा भर सबके खिलाफ दस्तावेज। ये बड़ा अपील करता है। देखिए, भ्रष्टाचार भले मुद्दा प्रथम नहीं बनता हो, लेकिन नेताओं और नौकरशाह भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो जनता इसको सराहती है, मानती है। आज ये जो नरेंद्र मोदी ने एक इमेज बनाया है, भले ज्यादा विपक्ष के नेता और उनके निशाने पर हों, क्या तो 90% जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का रेड वेट सब कहते हैं कि विपक्ष से जुड़े, लेकिन जनता को कहाँ इसमें कोई उद्वेलित है। जनता इसको अच्छा मानती है कि जो भ्रष्ट नौकरशाह है, भ्रष्ट राजनेता के खिलाफ करती है। प्रशांत किशोर ने एक ही मुद्दा इस चुनाव में भ्रष्टाचार को बहुत जोर शोर से उठाने की भरसक कोशिश की है। और जैसे लालू प्रसाद का भ्रष्टाचार परिवारवाद तो अपनी जगह था, अब नीतीश सरकार की कंपनी मुख्यमंत्री अभी बेदाग छवि है, उन पर कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन पूरी टीम में यदि इस तरह से इमेज पाले लोग रहेंगे तो इसका क्या असर होगा। अशोक चौधरी का ये जो एक विवादास्पद चेहरा छवि बनी है, ये एक खामियाजा घोषणा। पांडे साहब, भीतर खाने एक और बात कही जा रही है कि जो प्रशांत किशोर है उनकी असली चुनौती जो सामने आएगी टिकटों के बंटवारे के बाद, क्योंकि हर सीट पर उनके जो है 3-4 मजबूत दावेदार हैं और जिसको नहीं मिलेगा वो बागी होकर उनकी लिए बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। तो देखिए इसमें बात, कितनी सच्चाई लेकर है? देखिए ये बात जो हम आप व्यवहारिक रूप से तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका में जिस ढंग से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, पार्टी के अंदर जी। पहले चुनता है, ये ठीक वही आधार पर उन्होंने ये परिपाटी बनाई है कि हर असेंबली सेगमेंट अभी शुरू किया उन्होंने 4 दिन, 23 तारीख से 26 तारीख तक विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। और वो मेमोरी ही बनाई है ऐसा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 उनके कैंडिडेट हैं जो उनकी सक्रियता मेंबरशिप बढ़ाने में, और उस 5 में फिर उन्हीं सब लोग आम सहमति होगी वहां कि भाई इसमें सबसे योग्य कौन है, किसकी छवि है, इसका पोटेंशियल है। लेकिन बात सही करते हैं कि 5 दावेदार यदि उभरेंगे तो एक को करेंगे तो क्या 4 उनके लिए माला फेरेगा, भक्ति जगह, ये एक स्वभाव बस बात है। लेकिन जिस ढंग से संगठन तैयार किया है प्रशांत किशोर, उनका दावा है कि 200 को हम पार्टी से जो जुड़े तो 2 साल तक, 3 साल तक कहिए, अब 3 साल तो उनके साथ इस अभियान में जुड़े रहेंगे, ऐसे लोगों की भीड़ है। हालांकि जो मैं चेहरा देखता हूँ प्रशांत किशोर के ये भी, उसमें एनडीए के प्रभाव वाले, मतलब सामाजिक आधार पर जो मैं इशारा कर रहा हूँ, वो वैसे ही चेहरे ज्यादा दिखते हैं। उसमें भाजपा के यहाँ मुस्लिम चेहरा दिख रहा है। जो ये प्रशांत किशोर ने कहा है कि देखिए अब तक तो मुस्लिम वोट बैंक बना हुआ था, हम आबादी के हिसाब से 18% बिहार में मुसलमान की आबादी है, हम 40 कैंडिडेट मुसलमान का देंगे। तो जो मुसलमानों में जो टिकटार्थी हैं तो वो दूसरे दल में तो सिर्फ वोट लिया जाता है, कैंडिडेट कम दिया जाता है। जो 40 टिकट देने का जो ऐलान किया है, एक अपील है उसका। और फिर वो कहते हैं सारी बात जो कि भाई मुसलमान भाजपा के डर से
और भूमिहार यादव के डर से साथ उधर होते हैं। ये जो बात वो कहते हैं ना, बहुत सारी अपील है, लेकिन एक बात वो बड़े मजेदार करते हैं कि देखिए बिहार की बर्बादी, बिहार की हालत जो आज ये बिगड़ी है, इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेवार मानते हैं कि ये दोनों सिर्फ बिहार में उनको चाहिए, यहाँ से लोकसभा का कैंडिडेट एमपी चाहिए, बिहार की भलाई नहीं चाहिए। हालांकि एक बात है, इधर डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री 7 बार इस चुनावी साल में अभी तक आ चुके हैं और उसमें कोई 2 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। ये में बिहार हकदार भी इसका है, एक शुभ संकेत है। लेकिन कुल मिला जुलाकर के अभी जो चुनावी परिदृश्य है यही है, जो सामाजिक समीकरण है। जब चिराग भी इधर हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी इधर हैं, तो सामाजिक तौर पर अभी एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। और चुनाव तक बिहार की जो सामाजिक बनावट है, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो 60 से अधिक असेंबली सीटें हैं मुस्लिम बहुल, जहाँ की वो मैटर करते हैं, उनके वोट से जीत हार होगा या वो खुद ही जीतेंगे, वहाँ एंटी मुस्लिम ये वहाँ पोस्टर बनता है। आज यादव यहाँ 14.5-15% है। यादव बहुल क्षेत्र में जहाँ स्ट्रॉन्ग पैकेट है, वहाँ यादव विरोधी मतदाता गोलबंदी होती है। कुल मिलाकर कि सामाजिक वातावरण में तेजस्वी यदि एम बाई को ए टू जेड पार्टी बनाने के लिए जो बोलते हैं, यदि व्यवहार में कर पाए तब तो स्थिति सुधरेगी। अन्यथा मुझे लगता है कि पिछली बार तो चिराग इफेक्ट था, तो सीटें आ गई थी 70-74। इस बार शायद वो सब मिलाकर 70-75 आ गई। ये भी तस्वीर मुझे देख, लेकिन जितने अभी तक सर्वे आए हैं उसमें एक बड़ा मजेदार बात आ रही है कि सीएम फेस के चेहरा के रूप में अभी सबों पर तेजस्वी ने बढ़त बना रखी है, चाहे वो उनके डायलॉग को लेकर, या एक तो बात है ना कि 18% मुस्लिम और 14% के सारे 32-33% जब आबादी में, तो 80% से अधिक समर्थक उनके हैं कि कोई। और इस बार जो अभी वक्फ कानून का जो संशोधन हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इसके बाद तो एक परसेप्शन बना है कि मुस्लिम का वोट फिर डिटरमिन तरीके से एंटी बीजेपी जाएगा। अब उसी में कितना से हमारी एआईएम करता है सीमांचल में, जो पिछली बार 5 सीट जीता था, और इस चुनाव में प्रशांत किशोर कितना इफेक्ट करते हैं। प्रशांत किशोर जितना भी मुसलमान वोट यदि वो सेंधमारी करने में सफल हुए तो सीधा सीधे नुकसान होगा आरजेडी को। और वो तो कहते ही हैं कि मेरी लड़ाई सीधे एनडीए से है। और वो बातचीत जब शांत किशोर से मेरी हो रही थी तो कहते हैं कि देखिए, राजद को उसका जो सामाजिक आधार में जिस दिन मुसलमान घिसक जाएगा तो राजद के पास बचेगा क्या। इसी स्ट्रेटजी पर वो काम कर रहे हैं। वो उनकी इस स्ट्रेटजी में किस सफलता मिलती है, अभी 2 महीना इंतजार करना होगा हमें। फिलहाल अभी जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है सीट बंटवारे को लेकर, मुझे लगता है कि यही अपडेट। पांडे साहब ने हम लोग को बहुत बढ़िया से बताया कि बिहार की लार्जर पिक्चर क्या है, भीतर खाने क्या चल रहा है, मतलब करंट क्या है, अंडर करंट क्या है, सीटों के बंटवारे पर पिक्चर क्या हो सकती है और चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।